नॉर्थ ईस्ट के लोगों की, पूर्वोत्तर के जो के अष्टलक्ष्मी राज्य हैं, उनकी भावनाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है दिल्ली में, कितना महत्वपूर्ण है ये आप जानकारी दे रहे थे। जी बिल्कुल सही बात है। और पूर्वोत्तर की जो विशेषताएं हैं और पूर्वोत्तर की जो संपदा है, चाहे वो मानवीय संपदा हो या प्राकृतिक संपदा हो, जी इसके बारे में देश के दूसरे हिस्से के बारे में लोग बहुत कम जान पाए थे। लेकिन पूर्वोत्तर के लोग इस मामले में भाग्यशाली हैं कि देश को नरेंद्र मोदी जैसा एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिन्होंने पूर्वोत्तर को दूर नहीं बताया। उन्होंने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है पूर्वोत्तर, और पूर्वोत्तर को जिस ढंग से फोकस किया, अभी ये जो दिल्ली में इतना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है, इसमें देश भर के लोग इसको देखेंगे, इसको जानेंगे, इसको समझेंगे और पूर्वोत्तर के बारे में उनकी एक समझ बनेगी। कई कारणों से पूर्वोत्तर के बारे में एक गलत धारणा बनती रही है, लेकिन ऐसे आयोजनों से वो पूर्वोत्तर के सामग्रियों को, हस्तकला को, पूर्वोत्तर के लोगों को, पूर्वोत्तर के कलाकारों को जब इतने करीब से देखेंगे तो उन्हें, उनके अंदर पूर्वोत्तर के प्रति एक आकर्षण बढ़ेगा और कहीं ना कहीं इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस तरह के आयोजनों की जरूरत है और ऐसे आयोजन पूर्वोत्तर को शेष भारत से करीब लाते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस क्षेत्र को अष्टलक्ष्मी का देश कहा था, और उसके पीछे उन्होंने यही नहीं किया। पूर्वोत्तर के जो इस तरह के आर्ट्स हैं, जो वस्तुएं पूर्वोत्तर में बनती हैं, पारंपरिक वस्तुएं, तो प्रधानमंत्री विदेश के कई राज्यों, कई देशों को उपहार के रूप में देते हैं, ये बताने और ये समझाने के लिए कि देखो पूर्वोत्तर क्या है। उन्होंने पूर्वोत्तर की क्षमता को पहचाना है। और ये इस तरह के जो आयोजन हो रहे हैं, पहले होते थे लेकिन बहुत छिटपुट, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होते थे। और प्रधानमंत्री का खुद इस आयोजन में आना पूर्वोत्तर के प्रति प्रधानमंत्री की जो लगाव है, वह उसका एक ये प्रदर्शन है। ये जो इस तरह के जो वाद्य यंत्र हैं, जो बांस से बने हुए वाद्य यंत्र हैं, वो पूर्वोत्तर में जिस तरह की ध्वनि का संचार कर रहे हैं, जिस तरह की भावनाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे दिल्ली और देश के दूसरे हिस्से के लोग इसको जान सकेंगे, समझ सकेंगे कि पूर्वोत्तर की कितनी जो हस्तकला है, यहाँ पर जो वस्त्र विन्यास है, यहाँ पर जो रंगों का चयन और रंगों की विविधता है। बोडो जनजाति के वस्त्रों का रंग में एक पीलापन मिलेगा, तो आप जब मिजोरम की तरफ बढ़ेंगे तो एक अलग रंग दिखता है, मणिपुर में एक अलग रंग दिखता है, और असम में भी अलग अलग जनजातियों में उनका एक अलग अलग रंग दिखता है। कहीं सफेद है, कहीं पीला है, कहीं गुलाबी है। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं और इनका जो एक प्लेटफॉर्म वहां पर दिया गया है, तो निश्चित रूप से यह बहुत ही अच्छा कदम है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि पूर्वोत्तर के लिए दिल्ली दूर नहीं है, अब पूर्वोत्तर देश की आत्मा है और पूर्वोत्तर अब दिल्ली के बिल्कुल करीब है। अब पूर्वोत्तर दूर नहीं, और दूसरी चीजें और भी हैं। और सही मामले में अब पूर्वोत्तर दिल्ली से दूर इसलिए भी नहीं है कि आप तेज से तेज रेलगाड़ियां चल रही हैं, हवाई जहाज की सेवा लगातार विस्तार हो रहा है पूर्वोत्तर में। अरुणाचल प्रदेश के तेजू जैसे जगह से अब हवाई सेवा शुरू हो गई है। तो इस तरह से जो चीजों का विस्तार हो रहा है और जो चीजें बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करती हैं और पूर्वोत्तर के लोगों को यह विश्वास दिलाती हैं, यह भरोसा दिलाती हैं कि वह देश के एक अभिन्न अंग है। और दिल्ली के लिए जो महत्व आंध्र प्रदेश, केरल या उत्तर प्रदेश का है, वही चीज पूर्वोत्तर के बारे में। जी बिल्कुल, आपने बड़ी बात कही। और मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए जो वाद्य यंत्रों को आपने देखा, अभी दीपक दीवान जी ने भी उनका जिक्र किया था, रविशंकर जी, उनके विषय में थोड़ा बताइए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी बेहद उत्सुकता के साथ उन्होंने इन वाद्य यंत्रों को देखा, और विविध वाद्य यंत्र कुछ मुंह से फूंक कर बजाए जा रहे हैं, कुछ कैसे, कुछ एक बांसुरी बजाता हुआ एक युवक हमें दिखाई दे रहा है अपनी स्क्रीन पर। तो ये बल्कि दीपक जी आप कुछ बताएंगे इस विषय में? ये जो आप बांसुरी बजाते हुए देखा आपने प्रधानमंत्री जिनको सुन रहे थे, ये गारो ट्राइब के हैं और ये गारो ट्राइब मेघालय में है जी। तो वहाँ पे इस तरह के इतने वाद्य यंत्र हैं जो लोकली प्रोड्यूस होते हैं और
ढोलक से लेके बांसुरी से लेके वाद्य यंत्र बहुत है वहाँ पे जी। ये मेघालय के हैं गारो जी। और ये मेरे ख्याल से शायद नागालैंड स्टॉल पे हैं जो आप दिखा रहे हैं। जी रविशंकर जी, संगीत जो है नॉर्थ ईस्ट के पूर्वोत्तर के अष्टलक्ष्मी राज्यों के जीवन का, वहाँ के लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग है। कैसे इसको परिभाषित करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो तरह तरह के वाद्य यंत्र हैं वो भी प्रदर्शित किए गए हैं प्रधानमंत्री के सामने। देखिए, संगीत पूर्वोत्तर के लोगों की जीवन शैली का एक हिस्सा है, एक अभिन्न हिस्सा है। पूर्वोत्तर के लोग बिना संगीत के रह ही नहीं सकते हैं, उनके जीवन में उसका प्रभाव है। अब असम में जो बिहू के समय जो कई वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, इसमें एक पेपा है। पेपा भैंस के सींग से तैयार किया जाता है, और जब बिहू करते समय युवतियां थिरकती हैं तो युवक उस पेपा से संगीत निकालते हैं, बांस से संगीत निकालते हैं। वो जो युवतियां हैं वो अपने माथे के खोपा में उसे टाके रहती है, वो बिल्कुल कंघी की तरह होता है, और फिर उसको मुंह पर लेकर उसका ध्वनि निकालती है। अगर हम बोडोलैंड में जाए तो वहां पर आपको शाम के समय या दिन में कोई ना कोई युवक आपको बांसुरी बजाता हुआ दिख जाएगा, और बांसुरी वो खरीद कर नहीं लाते हैं, अपने जंगल के बांस से खुद बांसुरी तैयार करते हैं। तो और इसलिए वो प्रकृति के साथ इतने जुड़े हुए हैं। अब अगर हम मिजोरम की बात करें तो वहां पर जो बैम्बो नृत्य जिसको बोलते हैं, और किस तरह से वो बांस पर आधारित पूरी नृत्य परंपरा और संगीत परंपरा है वहां पर, तो उनके लिए वह जो बांस के साथ एक लगाव है, उनकी जीवन शैली का एक हिस्सा है। यही वजह है कि आज भी इतने सारे व्यावसायिक दबाव के बावजूद पूर्वोत्तर में जो जंगल, हरे भरे जंगल बचे हुए हैं, इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि यह जो प्राकृतिक संपदा है पूर्वोत्तर के लोगों की जिंदगी और उनके जीवन शैली का एक हिस्सा है। और कई जगहों पर तो पहले लोग प्राकृतिक रंग का ही उपयोग करते थे, जंगल से लाकर अलग। और यह जो ये है हैंडलूम है, और इसमें एक युवती जिस ढंग से हस्त कपड़े तैयार करती है, ये शॉल पूर्वोत्तर में आज भी महिलाएं ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे तो अपने कपड़े खुद तैयार करती हैं, और अपने घर के लोगों के लिए भी वह कपड़े तैयार करती हैं, और अपना बना हुआ कपड़ा वो खुद बेचती हैं। लेकिन अब समय की जरूरत यह है कि उनकी इस कला को थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में, थोड़ा सा व्यावसायिक वे में तैयार करने की जरूरत है, उनके उत्पादन को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि वह जो उनकी कला है वह उनकी आय का एक आधार बन जाए। तो कुल मिलाकर अभी जो केंद्र सरकार की कोशिश यही है कि पूर्वोत्तर में जो ये सारे हुनर हैं, इतने सारे कलाकार हैं, कारीगर हैं, उनकी उच्च दक्षता का व्यावसायिक उपयोग हो, उनकी आय का माध्यम वो बने, क्योंकि ये इंडिफरेंट है, ये अनछुआ पहलू है, और इसका एक बड़ा बाजार भी है। समस्या ये है कि वह उत्पाद उस बाजार तक पहुंचे कैसे, और जब वह उत्पाद बाजार में पहुंचेगा तो इसका सीधा लाभ कारीगरों को मिलेगा। तो उसका उत्पादन और फिर उसमें कुछ डिजाइन, कुछ और विशेष डिजाइन, उसमें कुछ सुधार की जरूरत, ताकि बाजार की जरूरत, उनकी जीवन शैली के आधार पर जो भी उत्पाद बने हैं, जो भी उनके परंपरागत उत्पाद हैं, वो बाजार तक पहुंचे और उसका लाभ जो है कारीगरों तक पहुंचे। जैसा कि अभी बता रहे थे कि सेलर और बायर मीट भी होने वाली है, दीपक जी बता रहे थे जी। तो इस तरह की चीजों की जरूरत है, और उसका एक बड़ा एक डिमांड है, मांग है। अब जो है पूर्वोत्तर से कई लोग यहाँ पर हैं जो कारीगरों से सामान खरीद कर देश के अलग अलग हिस्से के व्यापारियों को भेज रहे हैं वहां पर, चूंकि उसकी जरूरत है। अभी जैसे काजीरंगा में एक बड़ा केंद्र बना है इस तरह के उत्पाद, जंगल पर आधारित उत्पाद वहां पर, और इतनी, मैं जब वो काजीरंगा में उस सेंटर पर गया, इतनी भीड़ थी कि मुझे अपनी बारी आने के लिए 1 घंटे का इंतजार करना पड़ा। इतने सारे पर्यटन जाकर वहां पर स्थानीय उत्पादों को खरीद रहे हैं। तो अगर पूर्वोत्तर के परंपरागत उत्पादों का बड़ा बाजार मिल जाए तो पूर्वोत्तर के लोगों को किसी बड़े उद्योग और व्यवसाय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस चीज को वो बचपन से सीखते आए हैं, जानते और समझते आए हैं, वही चीज
वही उनकी कला, वही उनका शौक, वही उनका पैशन उनके जीने का आधार भी बन जाएगा और उनकी आय का एक बड़ा माध्यम भी बन सकता है। जी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो जीने का आधार भी बनेगा, आय का माध्यम भी बनेगा और दुनिया भी उससे लाभान्वित होगी। यानी कि ये सभी के लिए विन विन सिचुएशन है। दीपक दीवान जी इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ जो रविशंकर जी बोल रहे हैं, जो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसको मद्देनजर रख के ये ऑर्गेनाइजर्स ने इसमें एक अष्टलक्ष्मी ग्रामीण हाट का भी आयोजन किया है। अच्छा, जिसमें 300 से ज्यादा आर्टिसन जो हैं अपने इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं, आर्टिफैक्ट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं, ताकि उसको भी यहाँ के बायर्स डायरेक्टली उनसे कनेक्ट होके आगे के लिए बिजनेस बन जाए उनके लिए। जी, आपने देखा दीपक जी की जो वस्त्र जो यहाँ पर स्टॉल्स पर जो पहने हुए हैं, जो महिलाएं हैं उन्होंने जो पहने, और आपने देखा कि प्रकृति के बेहद करीब देखा, सर में कुछ पंखों के का मुकुट जैसा लगा रखा है। ये एक विविधता, ये एक उनकी अनोखी जो विरासत है उसको दर्शाती है। वेशभूषा है, वेशभूषा है वो। मैंने जिसमें आपने देखा कि पंख लगे हुए थे बाद में, वो गारो ट्राइब के हैं और फ्रॉम मेघालय से हैं। जी, तो इसको कैसे, जिसको रविशंकर जी ने जैसे अभी कहा, रविशंकर जी आपने, कि इसको सुरक्षित रखते हुए और आगे बढ़ना है, ये जो वेशभूषा है और ये जो हस्तशिल्प है इसको भी सुरक्षित रखना है, लेकिन इसमें आधुनिकता भी आनी चाहिए और इसको एक बाजार भी मिलना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों के लिए आपने एक बात कही है, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये जो परंपराएं हैं, परंपराएं को अगर लंबे समय तक जिंदा रखना है तो उसको जीवन के आधार से जोड़ना होगा। ये सीधी चीजें इकोनॉमी से जुड़ी हुई हैं कि हमारी जो परंपरा है वो हमारे जीवन के लिए कितनी लाभवान है। और इसीलिए समय के अनुसार अभी असम में भी कई सारे उत्पादों में वो नई डिजाइनिंग की बात हो रही है। जैसे असम का मुगा शिल्प है, तो मुगा शिल्प अपने आप में उसकी काफी मांग है, उसकी विशेषता है, गोल्डन थ्रेड का होता है। लेकिन बाजार की क्या जरूरत है, बाजार में किस तरह के डिजाइन को पसंद किया जा रहा है, उसका भी प्रशिक्षण कारीगरों को दिया जा रहा है और वो सारी चीजों, उनके नए नए प्रयोग हो रहे हैं। पहले मुगा साड़ी में एक पर्टिकुलर रंग गोल्डन कलर ही होता था और उसमें कुछ लाल फूल उकेरे जाते थे। अब उसमें अलग अलग रंगों का प्रयोग हो रहा है, फ्यूजन किया जा रहा है उसमें। उसका चूंकि आज की जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को भी वह पसंद आए, और आज की जो पीढ़ी है वो जो नौकरी कर रही है या जो अपने साधन पर खड़ी है, उसकी क्रय क्षमता है, तो उस पीढ़ी की दिलचस्पी को ध्यान रखकर इन परंपरागत उत्पादों को अगर हम लाएंगे, उसमें कुछ परिवर्तन करके, उसकी कुछ डिजाइनिंग करके, तब उसका बाजार बढ़ेगा। जिन चीजों का उपयोग नहीं होता है जीवन में, समाज में, वैसी चीजें धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। जैसे असम में ये जो गामोछा है, हमारे प्रधानमंत्री अक्सर उस गामोछा को लेकर गले में पहने रहते हैं और पूरा देश उस गामोछे को पहचान गया है। लोग देखते ही समझ जाता है कि ये असमिया गामोछा है। उस गामोछा की एक अर्थनीति है, वह सिर्फ सम्मान के लिए नहीं। अगर हम असम की बात करें तो बिहू, जो रंगाली बिहू या बुहाग बिहू होता है, तो युवतियां खुद अपने हाथों से अपने प्रेमी के लिए वह गामोछा तैयार करती हैं, जिसको बिहुआन कहा जाता है, और वह उसे और इस तरह से जो उस गामोछे का आदर में किसी का सम्मान करना है। अब सोचिए कि असम में कितने कार्यक्रम होते हैं, हर कार्यक्रम में, हर आयोजन में उस गामोछे की जरूरत पड़ती है। उसका कितना बड़ा व्यापार है। चूंकि ये परंपरागत आर्ट शिल्प है यहाँ का, और बाहर से बीच में मिलों के बने हुए वैसे गामोछे आने लगे, उनकी कीमत कम होती है। हाथ से बने हुए गामोछों की कीमत थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन वह एक बेहतरीन पीस होता है। तो उसको भी सरकार ने रोकने का कि अगर इस तरह से मील के गमछे आके बाजार में भर जाएंगे तो इन कारीगरों के बने गमछे कौन खरीदेगा। उसके लिए असम सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी मदद की है कि ऐसे गमछों की बिक्री पर असम में प्रतिबंध लगा दिया गया। अभी अप्रैल में लाखों लाख गमछे की जरूरत पड़ती है,
तो असम में हर शुभ काम में लोग उस गमछे का उपयोग करते हैं, हर आयोजन में उस गमछे का उपयोग करते हैं। तो उस गमछे का ही कितना बड़ा बाजार है, और उस बाजार का लाभ अगर हम उन असम के कारीगरों तक पहुंचा दें। बोडो लोगों के अरुणाई है, वो भी एक तरह का गमछा है, लेकिन उसको अरुणाई बोलते हैं। तो अगर हम पूर्वोत्तर, नागालैंड में एक अलग तरह का शॉल है, मिजोरम के शॉल का तरीका और रंग अलग है। अगर हम सिर्फ शॉल या गामोछा पर केंद्रित करें तो पूर्वोत्तर में कई 100 करोड़ रुपए का ये कारोबार है। और अगर हम इसको ऑर्गेनाइज वे में कर दें, इसको बाहर भी हम लेकर जाएं, तो वह सोचिए कि कितना बड़ा बाजार होगा। और यह सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के इस गुण को पहचाना है, उस क्षमता को पहचाना है, और वह उस क्षमता को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस तरह के जो आयोजन है और प्रधानमंत्री का खुद उसमें आना, भाग लेना, काफी समय उनके साथ बिताना, चीजों को समझने की कोशिश करना, यह दिखता है कि पूर्वोत्तर के प्रति उनका कितना लगाव है। और उन्होंने ही यह नाम दिया है पूर्वोत्तर की 7 बहनें और सिक्किम एक भाई को, अष्टलक्ष्मी का एक नया रूप दिया है। तो इन सब चीजों का प्रभाव आने वाले दिनों में पूर्वोत्तर पर दिखेगा और दिखने लगा। जी, निश्चित तौर पर दिखेगा और दिखने लगा भी है। पिछले 10 वर्षों में जो परिवर्तन आया है। दीपक जी इसमें कुछ ऐड करना चाहें? मैं ये बताना चाहूँगा कि जो नॉर्थ ईस्ट के ट्रेडिशनल कपड़े हैं, जो ट्रेडिशनल ट्राइबल क्लॉथ हैं, या एसमीज का जो अपना डिज़ाइन है, इस सब को प्रमोट करने के लिए एक डिज़ाइन कॉन्क्लेव और फैशन शोज भी यहाँ पे हो रहे हैं, जिसमें जो वहाँ के मॉडल्स हैं, वहाँ के फैशन डिज़ाइनर्स हैं, वो अपने ट्रेडिशनल कपड़ों को यहाँ पे दिल्ली में पेश करेंगे फैशन शो के दौरान। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जो इस दिल्ली में जो फैशन डिज़ाइनर रहते हैं वो भी जाके वो देखेंगे और वहाँ के कपड़ों का इस्तेमाल अपने शोज में करना शुरू करेंगे। जी, तो दीपक जी, फैशन डिज़ाइनर्स हो रहे हैं, डिज़ाइनिंग हो रही है, फैशन शोज़ हो रहे हैं, साथ में डायलॉग्स वाले तमाम कार्यक्रम हैं जिसको कहते हैं आप सेमिनार हो रहे हैं, B2B हो रहा है, टेक्निकल सेशंस हो रहे हैं, आर्टिसंस हो रहे हैं, उसके अलावा नृत्य संगीत के भी तमाम कार्यक्रम हैं, हस्तशिल्प का प्रदर्शन है। बचा क्या? सब कुछ पूरा नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे शोकेस हो रहा है जी। उसमें ये लोगों को जो जानना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। जो लोग वहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, वहाँ के लोग को इन्वेस्ट करना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। तो सब कुछ पूरा नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे दिल्ली में आ गया। जी, एक पैकेज के तौर में अगर कोई नॉर्थ ईस्ट को देखना समझना चाहता है तो वो भी यहाँ जाकर इसको देख समझ सकता है। 6 से 8 तारीख तक ये महोत्सव चलेगा, अष्टलक्ष्मी महोत्सव, और अपने आप में बेहद अनोखा है। पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव ये दिल्ली में मनाया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये जो जिस उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत की गई है उसको जरूर पूरा करेगा। रवि जी, संपादक दैनिक पूर्वोदय, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दैनिक रविशंकर जी, आपसे अगर हम समझना चाहें 10 वर्षों में ये परिवर्तन, कितनी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत, किस तरह से एक विजनरी जो एक सोच है, जो एक दृष्टि है, उसकी जरूरत, क्योंकि पहले सोच ही कुछ और थी और अब वो सोच बदली है। उसके साथ ही साथ जो कहा गया ना कि लुक ईस्ट के साथ साथ वो एक्ट ईस्ट में तब्दील हुई और वो अब दिख रहा है। मैं आपकी बात पर आ रहा हूं, लेकिन आपने जैसे कहा कि पूर्वोत्तर की सारी चीजें इस जगह पर मौजूद हैं, ये जो आयोजन हो रहा है, पूर्वोत्तर की एक चीज वहां पर मौजूद नहीं है और उसके लिए लोगों को पूर्वोत्तर आना होगा। वह चीज है पूर्वोत्तर की प्रकृति, पूर्वोत्तर का प्राकृतिक स्वभाव। जब आप मेघालय, शिलोंग से जब आप और आगे मेघालय की तरफ बढ़ते जाएंगे और अगर आपके कार की खिड़की खुली है, अचानक कोई आवारा बादल आपके एक खिड़की से घुसता हुआ दूसरी खिड़की से निकल जाएगा और आप दंग अभिभूत रह जाएंगे ऐसी स्थिति को महसूस करते हुए। ये जो प्राकृतिक छटा है पूर्वोत्तर की, या काजीरंगा में घूम रहे हैं और अचानक आप देखेंगे कि सामने से एक रॉयल टाइगर बाघ आपको सड़क पार करता हुआ निकल गया।
दूसरी चीजें जो आपने कही, मैं उस पर आता हूं। जी। पूर्वोत्तर में इतना कुछ जो हुआ या जो दिख रहा है, उसके पीछे एक ठोस राजनीतिक इच्छा शक्ति थी। पूर्वोत्तर में पहले भी कई परियोजनाएं हुई हैं, वो हुई हैं, लेकिन एक निश्चित समय सीमा के साथ, एक राजनीतिक संकल्प के साथ कि यह काम करना है तो करना है, चाहे किसी भी कीमत पर हो। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो सिलचर लाउंडिंग जो रेल लाइन बिछाने का काम था, ये ब्रॉड गेज, सिंगल गेज, मीटर गेज को ब्रॉड गेज करना था, दशकों से लंबित पड़ा था। उग्रवादी घटना, ये वो, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक डेडलाइन तय कर दिया कि इसको पूरा करना है। अब अगर मिलिटेंट है तो आप सेना को लगाओ, सुरक्षा बलों को लगाओ, सिर्फ इसलिए काम नहीं रुकेगा। और आज देख लीजिए कि अब दिल्ली से उसी रास्ते से अगरतला जाते हैं और दिल्ली से राजधानी अगरतला तक पहुंच रही है। अगर वह इच्छा शक्ति नहीं होती तो आज जो इतनी लंबी लंबी दूरी की ट्रेन अगरतला से, सोचिए, भाया गुवाहाटी होते हुए वह कलकत्ता तक जा रही हैं, देश के अलग अलग बड़े शहरों तक पहुंच रही हैं, यह बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ नहीं होता। ब्रह्मपुत्र, एक जो रोड ट्रांसपोर्ट का जो एक बोटलनेक था पूर्वोत्तर में, नदियों पर पुल नहीं है और पूर्वोत्तर में नदियां भरी हुई हैं, जिधर जाइए उधर नदियां ही हैं। तो ब्रह्मपुत्र पर पुल की वजह से, पुल की कमी की वजह से, बस गुवाहाटी में सरायघाट ब्रिज, तेजपुर में कलिया भावना ब्रिज, बस यही 2 ब्रिज थे। लेकिन फिर आज अरुणाचल प्रदेश के लोगों को राजधानी, अपने राजधानी पूर्वी अरुणाचल से राजधानी ईटानगर तक जाने के लिए अब वो डिब्रूगढ़ में बोगीबील पुल बन गया है। वो पुल भी वर्षों से लंबित पड़ा था, मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। सदिया में जो तिनसुकिया जिले और उधर अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, सदिया में एक पुल बना डॉक्टर भूपेन हजारिका के नाम पर। वह पुल पूरा होने से क्या हुआ कि अरुणाचल के अलग अलग हिस्सों के लोग असम के साथ सीधे जुड़ गए और अरुणाचल के भी लोगों को अपने राज्य से एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने में मदद मिली। अब वो जो सदिया में पुल बना है, वहां पर क्या है, उस पुल के बनने से संजोग ये था कि उस दिन भी मैं डीडी न्यूज में बैठा हुआ था और प्रधानमंत्री ने उस पुल का शिलान्यास किया था। उस पुल पर वो काफी देर तक पैदल चलते रहे थे। तो उस पुल से क्या हुआ, हम ये कह सकते हैं कि रुक्मणी का मायके आसान हो गया, क्योंकि उस पुल के उस पार ही रुक्मणी का मायके है, या बोलिए श्री कृष्ण का ससुराल है। तो इस तरह से जो कई सारी किंवदंतियां, महाभारत कालीन कई पात्रों का वास पूर्वोत्तर में होता रहा है। चाहे हम रुक्मणी की बात करें, उलूपी की बात करें, तो कई पात्र, घटोत्कच की बात करें, तो ये सारे पात्र पूर्वोत्तर से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो पहल हुई है पिछले 10-12 वर्षों में, जो काम हुआ है सड़क का, परिवहन का, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, अब 4 लेन सड़क, अब 6 लेन सड़क बन रही है, इसके बारे में तो लोगों ने सोचा ही नहीं था। पहले गुवाहाटी से शिलोंग जाने में 3-3.5 घंटा लगते थे। अब शिलोंग शहर की सीमा पर गुवाहाटी से हार्डली 1 घंटे की दूरी है बड़ा पानी। आप गुवाहाटी टाउन पार कीजिए और बड़ा पानी शिलोंग की टाउन, ये हार्डली आप 60 से 70 मिनट में यह सफर पूरा हो रहा है। तो ये सारी चीजें, अब आइजोल का रोड कम्युनिकेशन थोड़ा सा खराब है, वहां तक रेल पहुंचाई जा रही है, राजधानी आयोजल तक रेल पहुंचाई जा रही है। हवाई मार्ग अब दिल्ली, गुवाहाटी और आइजल के बीच हवाई यात्रा शुरू हो गई है। इससे लोगों का आना जाना विकसित हुआ है, सुधार हुआ है। आप देखिए बोडोलैंड में क्या स्थिति थी पहले, मिलिटेंसी की वजह से लोग उस इलाके में जाना नहीं चाहते थे, और आज बोडोलैंड में भूटान की जो तलहटी है वो स्वर्ग है धरती का। उस पूरे भूटान की तलहटी में, बोडोलैंड के इलाके में कई रिजोर्ट बन गए हैं, और जो बाहर के पर्यटक हैं उन रिजोर्ट में जाकर रहते हैं, और वह जो बोडो युवक उन रिजोर्ट को चला रहे हैं, वो कोई बाहर से लोग नहीं आए। तो उनको जो वो शांति आई, तो शांति आने के बाद लोगों को रोजगार के नए अवसर मिले। मानस जैसे राष्ट्रीय नेशनल पार्क, जिसको यूनेस्को ने रेड कलर में कर दिया था, शांति आने के बाद जो लोग जंगल या जंगली जानवरों को मार रहे थे, वह जंगली जानवरों को बचाने के लिए जुट गए मैदान में।
और नेशनल पार्क में बाघों की संख्या लगातार वहां पर बढ़ रही। और ये जो स्थानीय लोग, स्थानीय युवक, उनको यहाँ पर रोजगार की संभावना दिखने लगी, बनने लगी है। बाहर से निवेशक आ रहे हैं, वो नए नए उद्योग लगा रहे हैं, नए नए प्रयोग कर रहे हैं। तो इससे पूर्वोत्तर के राज्यों को भी कर के रूप में, टैक्स के रूप में उनके आय में वृद्धि हुई है। और यह तभी संभव था जब पूर्वोत्तर में शांति आए। और जब शांति आई और शांति के साथ विकास का एक ज्वार आ गया, लगातार उस दिशा में काम कर रहा। अभी असम के मुख्यमंत्री बता रहे थे कि प्रधानमंत्री अगले फरवरी में असम आने वाले हैं और कई लाख करोड़ की योजनाओं का वो उद्घाटन करने वाले हैं। गुवाहाटी रिंग रोड बन रहा और भी कई चीजें हैं। गुवाहाटी से भूटान के बीच सीधी रेल सेवा शुरू होने वाली है। रेलवे का नया नक्शा तैयार हो रहा। तो ये जो सारी चीजें हैं, लोगों का आना जाना आसान। सबसे बड़ी बात ये हुई है कि पिछले 12-14 सालों में पूर्वोत्तर में यातायात व्यवस्था में क्रांति आ गई है। अब गुवाहाटी तिनसुकिया, पहले लोग बस से जाने को मजबूर थे और बूढ़े और बीमार लोगों के लिए पूरी रात बस में यात्रा करनी पहाड़ी इलाकों में कितनी दिक्कत होती थी। अब गुवाहाटी से आप राजधानी में चढ़िए 8 बजे और सुबह आप तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ उतर जाइए, कहीं रास्ते में कोई परेशानी नहीं। लगातार ट्रेनों का विस्तार हो रहा। राजधानी ईटानगर के पास नाहरलगुन और दिल्ली के बीच सीधी रेल सेवा हो गई है। तो ये सारी चीजें, और वह दिन दूर नहीं है जब इम्फाल और दिल्ली के बीच सीधी रेल सेवा हो। उस दिशा में बहुत काम होगा। काफी ऊंचे ऊंचे पुल बने और काफी ये है, ठीक है। कुछ इलाकों में कुछ अशांति है, कुछ जो लोकल ट्राइब है उनके अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट आज से नहीं है, सैकड़ों वर्ष पुराने हैं। लेकिन जब लोगों का इंटरेक्शन बढ़ा, जब लोग एक दूसरे से, अब पूर्वोत्तर के लड़के जब बैंगलोर जाते हैं पढ़ाई करने या नौकरी, वो जब आते हैं अपने इलाके में तो वो चाहते हैं कि वहां की तरह सड़कें, वहां की तरह व्यवस्था, वहां की तरह माहौल हमारे इलाके में भी हो, हमारा भी इलाके का विकास हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्वोत्तर ने वन क्षेत्र को बचा के, पूरे देश में जहां पर वन क्षेत्र घट रहे हैं, पूर्वोत्तर के लोगों ने अपनी वन संपदा को सुरक्षित रखा है, संरक्षित रखा है। और यह कहीं ना कहीं देश के पर्यावरण में पूर्वोत्तर की बहुत बड़ी भूमिका है। जी, निश्चित तौर पर तो सरकार के साथ साथ पूर्वोत्तर के लोगों की भी सराहना की जानी चाहिए, जिस तरह से आपने बताया। और अब सबसे विशेष बात है कि पूर्वोत्तर के लोगों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने उनका हाथ थामा है और एक विजन दिया है। दीपक जी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि कनेक्टिविटी ने एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया है नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए और लोगों को भी कनेक्ट करने के लिए। आपको बताऊं 2014 से लेके अब तक रेलवे जो लाइन रेलवे पटरी है 1909 किलोमीटर पटरी ऐड करी गई जी, और उसमें 972 किलोमीटर जो रेल पटरी है जो ब्रॉड गेज में परिवर्तित की गई मीटर गेज से। फिर सड़कों की बात करें अगर 2014 में हमारे पास 10,905 किलोमीटर थी जो बढ़कर अब 16,125 किलोमीटर हो गई जी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर बता रहा हूँ। फिर प्राइम मिनिस्टर सड़क योजना में 46,256 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है पूरे नॉर्थ ईस्ट में जी। और फिर मिजोरम का बाईपास बनाने के लिए सरकार ने 500 करोड़ की लागत की मंजूरी भी दे दी है। मिजोरम में जो आइजोल है उसका बाईपास बनेगा ताकि कंजेशन ना हो। फिर प्रधानमंत्री जी ने एक 12,556 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी 9 मार्च 2024 में, जिसमें चीन सीमा से और तवांग जाने के लिए जो 12 मासी सुरंग है उसका निर्माण किया जाएगा। जी जी जी, ऑल वेदर टनल जी। फिर 2014 के बाद पूर्वोत्तर के जो 4525 गांवों में 4G कनेक्टिविटी दी। हाँ, ये बड़ी बात है जी, इसके विषय में हम बात आगे करना चाह रहे थे, 4G कनेक्टिविटी जिस तरह से जी। फिर एयर कनेक्टिविटी देखिए 2014 में सिर्फ 9 एयरपोर्ट थे पूरे नॉर्थ ईस्ट में, आज 17 हवाई अड्डे हैं नॉर्थ ईस्ट में जी।
और वहां से अनगिनत फ्लाइट चल रही हैं, सब इधर से उधर, दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट से आप नागालैंड जा सकते हैं, दीमापुर में आप आइजॉल जा सकते हैं, सिक्किम में जा सकते हैं, गंगटोक में, गुवाहाटी तो पहले था ही, अभी ईटानगर भी आप जा सकते हैं, वहां जो नया एयरपोर्ट बना होलोंगी। जी तो जी, निश्चित तौर पर ये जो भाव बदला है, रविशंकर जी मैं चाहूंगा कि अब आप भी इस पे कुछ ऐड करें कि ये जो भाव बदला है पूर्वोत्तर के प्रति, जो दृष्टिकोण बदला है। आपने जैसे अभी दीपक जी को सुना कि वो जिक्र कर रहे थे कि चीन सीमा पर जिस तरह से सड़कों का निर्माण, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट, उसके साथ साथ 4G कनेक्टिविटी, जो सीमा के गांव थे, जिनको पहले आखिरी गांव कहा जाता था, मोदी जी अब उसको पहला गांव कहते हैं, तो जो सीमा के गांव थे, नगर थे, छोटे छोटे इलाके थे, उन सब का डेवलपमेंट, आखिर वहां के लोग विकास से महरूम क्यों रहे, इस सोच के साथ में आ गया ना। पहले की जो सरकारें थी वो कहती थी कि बॉर्डर एरिया को पिछड़ा ही रखना है, वो एक अलग सोच थी। नहीं, बिल्कुल, ये जो सरकार जब से मोदी जी आए तो इन्होंने जो पूर्वोत्तर के प्रति नजरिया था, अब देखिए जो पूर्वोत्तर के गांव हैं, जो सीमा पर गांव, वो हमारे देश के प्रहरी की भूमिका में थे। जब इस तरह से कोई अतिक्रमण होता था या जब विदेशी फौज हमारी सीमा में घुसती थी, तो वो सीमा के क्षेत्र के लोग ही पहली सूचना, क्योंकि बॉर्डर पर हर जगह तो फोर्स तैनात नहीं रहती है, वो तो पेट्रोलिंग करती है बीच बीच में, तो वह जो घुसपैठ होती है उसके बारे में, या आए वो घुस कर फिर कुछ करके चले गए, वह सूचना गांव के लोग देते रहे। आप कारगिल में देखिए, उस गढ़िया ने सूचना दी थी भारतीय फौज को या भारतीय प्रशासन को। तो उन गांवों में जो असुविधाएं, और उसके कारण गांव के लोग धीरे धीरे जहां पर सुविधाएं थी उस ओर उनका पलायन हो रहा था। अरुणाचल के सीमा क्षेत्रों में ऐसे कई गांवों का पलायन हो चुका था। लेकिन इस सरकार ने आने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर जो सारी सुविधाएं हैं, न्यूनतम सुविधाएं तो वहां उपलब्ध होनी चाहिए, तभी तो वह गांव के लोग अपने गांव में बने रहेंगे, नहीं तो वो सीधे शहरों की तरफ पलायन करेंगे। और उस दिशा में सीमा से सटी हुई सड़क निर्माण का काम बहुत तेजी से शुरू हुआ। मैं 3 साल पहले किबुटू गया था, जो देश का अंतिम वो इलाका है, वहां से सामने तिब्बत और चीन की सीमा साफ रूप से दिखती है, दोनों तरफ सुरक्षा बल तैनात थे, और कुहू गांव, और वो वहां पर अंतिम गांव है जी। तो अब देखिए इस सरकार ने उसको क्या किया, वाइब्रेंट विलेज का दर्जा जी। ऐसे गांव वाइब्रेंट विलेज है ताकि वहां तक सारी आधुनिक सुविधाएं जुटती रहे। पहले और वहां तक डेटा कनेक्टिविटी, वहां तक सिर्फ सड़कें ही नहीं रविशंकर जी, डेटा कनेक्टिविटी, वहां तक इंटरनेट की पहुंच, ये सारी चीजें शायद पहले सोची भी नहीं जा सकती थी। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूं कि जब मैं किबुटू गया तो रास्ते में डॉन बोल की जो जगह थी, वहां पर ही हमें कहा गया कि जो आपको सूचना से बात करनी है घर वालों से या ऑफिस को, वहीं बता दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। और वही हुआ, उस समय कनेक्टिविटी थी नहीं। अब लोगों को एटीएम से पैसा निकालना है तो वो बीआरओ के लोग एक ट्रक देते थे और 8-10 मजदूर जाते थे तेजू टाउन में, सबका एटीएम लेकर और सबके लिए पैसा निकाल कर ले जाते थे। आज वो स्थिति नहीं है। आज वो सारी चीजें, वो कनेक्टिविटी जो है कम से कम 4G तक सीमा के उस क्षेत्र तक पहुंच चुका है। तो ये सारी चीजें, पहले विदेश के पड़ोसी राष्ट्र के सिग्नल हमारे मोबाइल पर पकड़ते थे, लेकिन हमारे देश का सिग्नल वहां नहीं पकड़ रहा था। लेकिन अब वह स्थिति नहीं है। और जब आप सीमावर्ती गांवों तक बेहतर सड़क दे रहे हैं, स्वास्थ्य की सुविधा दे रहे हैं, उनके रोजगार के अवसर दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो अपनी जमीन से उठकर नहीं आएंगे, वो सीमा पर ही रहेंगे। और इस तरह से दोहरा काम हो रहा, एक तो हम अपनी सीमा तक बेहतर कनेक्टिविटी दे रहे हैं, दूसरा ये कि हम अपने सीमा पर जो गांव बसे हुए हैं उनको वहीं रहने दे रहे हैं, और वो वहां रहकर हमारे देश के लिए एक प्रहरी के रूप में वो भूमिका निभा पाएंगे। तो ये जो समझने का नजरिया है कि सारे जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां डेवलप भी नहीं करो ताकि विदेशी फौज आक्रमण करे तो हमारे देश की तरफ आगे नहीं बढ़े, यह तो बिल्कुल अब उसके विपरीत नजरिया है कि हम सीमा तक पहुंच जाएंगे, हमारे सुरक्षा बलों को सीमा तक पहुंचने में कोई असुविधा नहीं हो, हम भिड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, हम मुकाबला करेंगे, हम उनको जवाब देंगे पूरी ताकत के साथ।
तो यह जो नजरिया बदला है, सोचने का, समझने का, करने का दृष्टिकोण जो बदला है, उससे पूर्वोत्तर के लोगों में, अब आज देख लीजिए अलगाववाद के कितने आंदोलन चल रहे हैं। आज से 15 साल 20 साल पहले देखिए पूर्वोत्तर में कितना ज्यादा अलगाववादी आंदोलन चल रहे थे, और आज देखिए अधिकांश जो अलगाववादी संगठन है सबों ने समझौता कर लिया है। कुछ से वार्ता हो रही है, कुछ से वार्ताएं हो चुकी हैं, कुछ से वार्ता होने वाली है। तो यह उस माहौल का असर। दूसरा ये, पहले आप उग्रवादी संगठनों के, अलगाववादी संगठनों के साथ समझौता तक तो बात हो जाती थी, उन समझौते को लागू नहीं किया, इसलिए लोगों का समझौता पर विश्वास नहीं होता जी। लेकिन आप देख लीजिए बोडोलैंड में जो समझौता हुआ और उसको किस हद तक लागू किया। अभी आज आप कोई भी आदमी आकर उस बोडोलैंड, वो कोकराझाड़ जहां पर लोग कभी जाने में डरते थे, दिन में नहीं जाना चाहते थे, आप देखिए कोकराझाड़ में कितनी भीड़ है, कितनी होटल खुल गए, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाएं वहां पर हो रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन वहां पर हो रहे हैं। तो ये उस वादे को पूरा करने का असर है जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने किया है। बोडोलैंड में तो मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं, मैं लगातार आते जाता रहता हूं, लोगों से बातचीत करते रहता हूं कि कितना बड़ा बदलाव वहां पर देख लीजिए। मिजोरम में देखिए, मिजोरम में आज स्थिति, कभी क्या थी ऐसी स्थिति कि अपने देश के ही एयरफोर्स को वहां पर अटैक करना पड़ा, और आज देखिए मिजोरम में कितना शांत है, कितना खुशहाल है। और यही वजह है कि अब मिजोरम तक देखिए आपकी रेलगाड़ी चलने वाली है, रेल के पुल लगभग बन चुके हैं और सारी व्यवस्था जारी। तो अगले मुझे लगता है कि 2 वर्षों में आप आइजोल तक सीधी रेल यात्रा कर, आइजोल से 40 किलोमीटर पहले तक है वो अंतिम स्टेशन, मैं गया था वहां पर। तो वहां, और वो कहां पर बना है, पहाड़ों के ऊपर से रेल निकली है, जहां पर बीच में घाटी है वहां पर पिलर बनाए गए हैं, और जहां पर ऊंचे पहाड़ हैं, पहाड़ के बीच टनल कर दिए गए हैं। तो इस ढंग से वहां तक रेल पहुंचाई जा रही है। इम्फाल, वो जीरीबाम का इलाका जो आज कुछ हिंसक घटनाओं की वजह से थोड़ा सा ये हुआ, लेकिन वहां रेलवे स्टेशन पहुंच चुका है। जीरीबाम आज एक रेलवे स्टेशन है और वहां से ही लाइन इम्फाल की तरफ जा रही है। तो ये सारी चीजें वो बिना ठोस राजनीतिक निर्णय के संभव नहीं था जी। निश्चित तौर पर जब आप इस तरह का फैसला नहीं लेंगे तो कैसे लोगों का दिल जीतेंगे। इसीलिए खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति पूर्वोत्तर का जो नजरिया है, पूर्वोत्तर के लोगों का जो भरोसा है, वह आज तक देश के किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं मिला है। यह बात मैं दावे के साथ कर सकता हूं। मैं चूंकि पिछले 27-28 वर्षों से पूर्वोत्तर में पत्रकारिता कर रहा हूं और मैंने देखा है कई चीजों को जी। तो वह जो भरोसा, वह जो उनकी अदा है चीजों को दिखाने की, समझाने की और लोगों का दिल जीत लेने की, और वह इसलिए होता है कि पूर्वोत्तर के प्रति कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ममता है, पूर्वोत्तर के प्रति एक आकर्षण है। और वह पहले भी जब वह राजनीति में नहीं थे तब भी वो पूर्वोत्तर घूमा करते थे, कार्य से आते थे, जाते थे। तो उस समय से उन्होंने पूर्वोत्तर को देखा है, और यही वजह है कि जब वह कंधे पर असमिया गमछा टांग कर चलते हैं, गले में जब असमिया गमछा लगाते हैं, तो वह सबका मन जीत लेते हैं, लोगों को अच्छा। और वह जो ब्रांडिंग की, मैं तो ये बोलूंगा कि पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने पूर्वोत्तर के ब्रांड का जितना प्रचार किया है आज तक किसी ने नहीं किया है। वो जिस भी उत्पाद को लेते हैं, काजीरंगा चले गए, एक रात काजीरंगा रह गए, हाथी सफारी कर ली उन्होंने, जीप सफारी कर ली, पूरे दुनिया में काजीरंगा छा गया। तो इस बार पता चल रहा है कि विदेशी पर्यटकों की काफी संख्या है और इस बार भीड़ कुछ ज्यादा ही काजीरंगा में हो रही। एक रात प्रधानमंत्री के काजीरंगा में रुकने का यह परिणाम। तो इस ढंग से जो उन्होंने ब्रांडिंग की है और जो मार्केटिंग की है पूर्वोत्तर की, उसका प्रभाव तो दिखेगा, और वह प्रभाव दिख जी बिल्कुल। जिसको कहते हैं कि लीडर वो है जो सामने से नेतृत्व प्रदान करे, द वन हु लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। और प्रधानमंत्री इसको करते हुए दिखाई दे रहे हैं, न केवल विजन के साथ बल्कि एक्ट के साथ में भी उन्होंने
करके दिखाया है। और यही वजह है कि जिस तरह से आपने विस्तार से बताया कि पिछले 10 वर्षों में किस तरह से न सिर्फ ज़मीन पर हालात बदले हैं बल्कि लोगों की भावनाएं भी बदली हैं, लोगों का विश्वास जागृत हुआ है सरकार के प्रति। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता सर चढ़कर बोलती है उसकी एक वजह ये भी है। दीपक जी, आप ऐड करना चाह रहे थे वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लेकर के, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट को लेकर के आप कुछ बातें जोड़ना चाह रहे थे। मैं बताना चाह रहा था कि वाइब्रेंट विलेज जो कार्यक्रम है जी, इसकी शुरुआत 10 अप्रैल 2023 को हुई और ये जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने जाके अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में एक गांव है जहां जिसकी बात रविशंकर रवि कह रहे थे, किबिथू गांव में शुरू किया। और इसमें 2023 से 2022, 2023 से 2025 और 26 तक के लिए 4,800 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया है इस फंड के लिए जी, इनको डेवलप करने के लिए। इसमें उनको सारी मॉडर्न फैसिलिटीज मिलेंगी, सड़क, पानी, लाइट, बिजली, टेलीकम्युनिकेशन। और जो हम ये थी प्रथा के जी वो दूर है गांव इसलिए वहाँ कुछ एक्टिविटी नहीं होती, ये सब अब वहाँ होगा और होना शुरू भी हो गया है जी। ये अरुणाचल प्रदेश, ये जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट की बॉर्डर स्टेट्स हैं और उत्तराखंड में भी इसका ये लागू होता है। अब ये फेज मैनर में चल रहा है। पहले फेज में 10 अप्रैल को हुआ था, तो अब 2023 को अब धीरे धीरे इसका जो है वो है बढ़ता जाएगा एरिया और लोगों को इसका फायदा मिलेगा जी। और इसके अलावा ये तो हम बात कर रहे हैं कुछ जो प्रयोजनाएं ये वो जो लोकली और डेवलपमेंट हुई है जी। 2014 के बाद 843 नए स्कूल एस्टेब्लिश हुए हैं वहाँ पे और कितने लाखों टीचर्स को अपस्किल किया गया जी। उच्च शिक्षा में करीब 29% बढ़ी है उच्च शिक्षा संस्थानों में। और 8 नए MBBS कॉलेजेस खुले हैं नॉर्थ ईस्ट में जी। तो आप क्योंकि देखिए एक यानी कि बेसिक शिक्षा से लेकर के और जो टेक्निकल एजुकेशन से लेकर के हेल्थ के लिए जो तमाम सेक्टर्स हैं उन सब में लगातार काम हुआ है। और बहुत विस्तार से इस बारे में रविशंकर रवि जी ने बताया। रविशंकर जी, आपसे एक बात और जानना चाह रहे हैं। आप पिछले 3 दशकों से वहाँ पर, जैसा कि आपने बताया कि पत्रकारिता कर रहे हैं, लोगों के बीच में हैं और चीज़ों को देख रहे हैं। जैसे जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो हर घर विद्युत योजना हो, हर घर नल से जल की बात हो, PM आवास की बात हो, शौचालय की बात हो, जो PM जन आरोग्य योजना, ये सारी योजनाएं क्या वहाँ पर भी उसी तरह से सैचुरेट हो रही हैं जैसे बाकी भारतवर्ष के दूसरे हिस्सों में हो रही हैं? यहाँ पर भी कई योजनाओं में अच्छा काम हुआ है, लेकिन मैं आपको एक खास चीज बताना चाहता हूँ। वो केंद्र सरकार की योजनाओं की वजह से जी, ये प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं और ये सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं अष्टलक्ष्मी महोत्सव की उद्घाटन संध्या में कार्यक्रम। हार्दिक स्वागत अभिनंदन है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। महोदय, अष्टलक्ष्मी का ये भव्य स्वरूप आपके ही चिंतन का प्रतिफल है, जो उस क्षेत्र के लिए भविष्य की असीम संभावनाएं अपने आप में समेटे है। इस अवसर पर गरिमामयी उपस्थिति है मुख्यमंत्री असम डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, मुख्यमंत्री त्रिपुरा डॉक्टर माणिक साहा जी, मुख्यमंत्री मेघालय कॉनराड के संगमा जी, मुख्यमंत्री सिक्किम प्रेम सिंह तमांग जी, केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उप मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश श्री चौवना मेन जी, केंद्रीय डोनर मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार जी और मिजोरम सरकार में मंत्री लाल नगिंग लोवा हमार जी, साथ ही उपस्थित माननीय सांसदगण, पद्मश्री से सम्मानित विभिन्न क्षेत्रों की बहुत ही प्रतिष्ठित विभूतियों का और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। देव्य सज्जनों, पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव की उद्घाटन संध्या में एक विशेष संगीतमयी प्रस्तुति के साथ हम कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। हमारे पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की अपनी अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, उनकी विविधताएं हैं, साथ ही एक रीजन के रूप में उन सब की एक सामान्य पहचान भी है। पूर्वोत्तर की उसी विविधता में एकता के स्वरों की प्रस्तुति है स्वर समता, सिम्फनी ऑफ अष्टलक्ष्मी।
ये एक यूनिक म्यूजिकल एंसेम्बल है जिसमें पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के बहुत ही प्रख्यात और प्रसिद्ध कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। इन राज्यों के ओरिजिनल फोक इंस्ट्रूमेंट्स और इनके नृत्य की संगीतमयी प्रस्तुति में पूर्वोत्तर का रंग भरने का काम ये सभी करेंगे। इस प्रस्तुति में मातृभूमि की वंदना भी है और राग देश का भाव भी है। इस सिम्फनी को, सिम्फनी ऑफ अष्टलक्ष्मी को क्यूरेट किया है असम की प्रख्यात गायिका और वायलिन वादिका सुनीता भोयान ने। आपकी करतल ध्वनि के साथ आइए सिम्फनी ऑफ अष्टलक्ष्मी के कलाकारों का स्वागत करें और इस प्रस्तुति का आनंद लें। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी and esteemed chief ministers and esteemed guests. राग देश से शुरुआत करके हमारे देश की मधुर गीत वंदे मातरम से हम उत्तर पूर्वांचल की सैर करेंगे। वंदे मातरम। Voy a ir en mi nave, castel, hola tú, hola de la
good maito lake ora Kabua ito lake Campus de maito lake ora cần sim thiam lô col
jadu sho ikole masha ikole makni romi dulawo dadi jadu romi dulawo dadi lebabang dari petang yoy lebang dari petang yoy lebabang dari petang yoy lebang 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 dari petang yoy jadule jadu no nukhalai kapang katsanga nang bakuan itida nang bakuan itida
long cứ được vòng thắt xa lưng tên cứ được vòng lồng lem thơ sâu hông trên bố dòng nhìn sáng sớm sáng long cứ được vòng thắt xa lưng tên cứ được vòng lồng lem thơ sâu hông trên bố dòng nhìn
देवियों सज्जनों, ये थी स्वर समता सिम्फनी ऑफ अष्टलक्ष्मी, उसकी मनोहारी प्रस्तुति। इसमें भाग लेने वाले प्रमुख कलाकार थे मिजोरम से 8 वर्षीय अस्थिर हनुमते, असम से रंजीत गोगोई ढोल सम्राट, अरुणाचल प्रदेश से डेविड आंगू, मणिपुर से मंगका मयांगलम्बम, मेघालय से टिप्रिति खरबंगार, नागालैंड से मोइरनिला, सिक्किम से जेरोनमीत, त्रिपुरा से एलिजाबेथ कलाई और सभी साथी। और इसकी क्यूरेटर थी सुनीता भोयान। बहुत बहुत आभार इस सांस्कृतिक और सुंदर प्रस्तुति जो कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की एक सम्मिलित पहचान को आपके सामने प्रस्तुत कर रही थी और जिसमें इस माटी और इस देश की भावना का समावेश था। सचमुच कितना अनूठा है हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र। सदियों पुरानी परंपराएं जिनमें वहाँ का सामाजिक ताना बना बुना है, अनेक भाषाएं हैं, बहुत सारी बोलियां हैं जिनमें समृद्ध लोक गाथाओं की प्रस्तुतियां वहाँ के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। देवियों सज्जनों, ये ऐसा क्षेत्र है जो पारंपरिक भी है और इसके साथ साथ आधुनिक भी है। ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ हर समुदाय की अपनी अपनी अनूठी पहचान है, पर सबकी मिलकर भी एक पहचान है। ये ऐसा सुंदर प्रदेश असम के हरे भरे चाय बागानों से लेकर मिजोरम की लोहलकती पहाड़ियों तक, मणिपुर की प्राचीन नदियों से लेकर नागालैंड के जीवंत त्योहारों तक, पूर्वोत्तर की ऐसी भूमि, उसकी जीवंतता, उसकी कला, उसकी विरासत अपने आप में अनूठी है। और प्रधानमंत्री महोदय जब ये कहते हैं कि पूर्वोत्तर न दिल्ली से दूर है न दिल से दूर है, ये अभिव्यक्ति उनकी हम सबको उस भावना के साथ जोड़ती है जो उनके मन में पूर्वोत्तर के प्रति है और एक सम्मान और एक पहचान का भाव हम सबको देती है। आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं निवेदन करूं माननीय केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि वे अपने स्वागत संबोधन के लिए इस मंच पर पधारें। परम आदरणीय देश के यशस्वी और विश्व के अलौकिक नेता हमारे भारत माता के प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे साथ यहाँ उपस्थित असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंता बिस्वा शर्मा जी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा साहेब, मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनराड संगमा जी, सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग जी, मेरे मंत्रालय के शिक्षा और डोनर दोनों के राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांता मजुमदार साहेब, हमारे अरुणाचल के उप मुख्यमंत्री चावना मेन जी, मिजोरम सरकार में राज्य मंत्री लालंग हिंगलोवा हमार साहेब, हमारे लोकसभा एवं राज्यसभा के सम्मान्य सांसदगण, विभिन्न मिशनों के राजदूत, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के हमारे पद्म पुरस्कार के विजेतागण, खेल जगत, कला जगत और अन्य क्षेत्र के प्रतिष्ठित महानुभाव, भाइयों बहनों और सम्मानित सज्जनों, भारत के प्रधानमंत्री और पूर्वी क्षेत्र के लिए पूर्वोदय की परिकल्पना करने वाले हमारे प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस अष्टलक्ष्मी के महोत्सव में हम दिल के गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही में पधारे हमारे मुख्यमंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, सांसद, सभी का भी मैं स्वागत करता हूं। यह महोत्सव माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा कि अष्टलक्ष्मी के नाम से सम्मानित हमारे 8 रत्नों को उनकी क्षमता, सांस्कृतिक ताकत को पहचान देने के लिए जो एक शुरुआत की थी,
और देवी मां लक्ष्मी के 8 अवतार समृद्धि, ऐश्वर्य, पवित्रता, धन, ज्ञान, कृषि, कर्तव्य और पशुपालन के प्रतीक हैं। और उसी तारतम्य में हमारे 8 रत्न उन एक एक अवतारों के प्रतीकात्मक रूप से हमारे भारत माटी को सुशोभित करते हैं। और कौन सी क्षमता हमारे क्षेत्र में नहीं है, चाहे हाइड्रो पावर की हम बात करें, कृषि की बात करें, हॉर्टिकल्चर की बात करें, फ्लोरिकल्चर की बात करें, हस्तशिल्प की हम बात करें, पर्यटन की बात करें, स्पोर्ट्स की हम बात करें, उद्यमी की क्षमता में भी हमारा क्षेत्र परिपूर्ण है। और इसी सोच के साथ यह महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच और विचारधारा है कि अतुल्य भारत की अतुल्य पूर्वी क्षेत्र की विशेषताओं को विश्व पटल पर हमें उजागर करना होगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा कि लुक ईस्ट को त्याग करके एक्ट ईस्ट के पथ पर भारत चले और उससे जो एक नया उदय हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हुआ है और जिस क्षेत्र में विकास की पटरी बहुत दूर पे होती थी, प्रधानमंत्री जी ने ये स्वाभाविक रूप से तय कर दिया कि पूर्वोत्तर भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा। पिछले 60 वर्षों में जिस क्षेत्र को विकास से दूर रखा गया था, प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि विकसित भारत की परिकल्पना हम वहीं से शुरू करेंगे। जिस क्षेत्र को विकास कार्यों के बारे में केवल संकट के समय या आपदा के समय में सोचा जाता था, उस क्षेत्र को प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया कि साउथ ईस्ट एशिया का प्रोडक्शन और बिजनेस हब हम बनाकर रखेंगे। जिस क्षेत्र में विकास कार्य भ्रष्टाचार और अपेक्षा की जंजीरों में बंध चुके थे, वहां प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण और 100% सैचुरेशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और आज उत्तर पूर्वी क्षेत्र पूर्ण तरीके से उभर चुका है। पड़ोसी देशों के साथ सीमा इलाका, इसका ऐतिहासिक सिग्निफिकेंस, ज्योग्राफिक सिग्निफिकेंस, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस अगर किसी ने समझा तो केवल हमारे प्रधानमंत्री जी ने समझा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कि अगर आजादी से आज तक हम समय ले लें, जितने देश में प्रधानमंत्री रहें, उनके समस्त दौरों को भी हम इकट्ठा करें तो उन सभी से ज्यादा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र का भ्रमण किया है। 62 बार भ्रमण किया है। पिछले 10 सालों में दृश्य बदल चुका है। चाहे एयरपोर्ट्स की बात करें, रेलवे की हम बात करें, सड़कों की हम बात करें, हाईवेज की हम बात करें, सुरंग की हम बात करें, 9 से 17 एयरपोर्ट, 5,500 किलोमीटर के अतिरिक्त नेशनल हाईवे, 45,000 किलोमीटर की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, 5G का नेटवर्क, और तो और सबसे बड़ा सड़क पुल अगर देश में कहीं है तो हमारा अपना भूपेन हजारिका पुल उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ही है। सबसे बड़ा अगर रेल और सड़क का पुल देश में कहीं है तो हमारे उत्तर पूर्व क्षेत्र में बोगीबिल ब्रिज हमारा है। और पहला सेमीकंडक्टर का फैब प्रधानमंत्री जी का निर्णय था कि अगर कहीं भी स्थापित होगा तो जहां सूर्य के पहले किरण उत्तर पूर्वी में लगती हैं, वही असम में सेमीकंडक्टर का फैब 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश का उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थापित होगा। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि भारत जैसे हमारे अमृत काल से शताब्दी काल के सफर पर चल रहा है,
एक विकसित भारत की परिकल्पना, एक आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना, एक विश्व गुरु भारत की परिकल्पना, वो केवल आर्थिक शक्ति के रूप में नहीं लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भी हमें आगे बढ़ना होगा। और यही अष्टलक्ष्मी महोत्सव उसी लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए एक छोटी सी कदम से हमारी शुरुआत हुई है। एक ब्रांड नॉर्थ ईस्ट हमें बनाना होगा और ब्रांड नॉर्थ ईस्ट बनाकर आज इसी मंच पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे अष्टलक्ष्मी महोत्सव की मैस्कॉट पूर्वी को भी प्रधानमंत्री जी अपने हाथ से उद्घाटन करने जा रहे हैं। हमारी पूर्वी, हमारे पारंपरिक पोशाक, एक एक राज्य का विवरण उसमें किया गया है। हमारी विरासत और रंग बिरंगी प्रकृति की दर्शाने वाली हमारी पूर्वी हमारी समक्ष में होंगी और उसी के साथ प्रधानमंत्री जी के हाथों से एक स्मारक डाक टिकट भी हमारे समृद्ध संस्कृति और हमारी आर्थिक शक्ति का एक रूप में प्रधानमंत्री जी के हाथों के आधार पर हमारे समक्ष किया जाएगा। इस अष्टलक्ष्मी महोत्सव में हम बायर सेलर मीट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इन्वेस्टर मीट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसी के साथ स्टेट पवेलियंस हमारे 8 हैं। एरी सिल्क, मोगा सिल्क के पवेलियंस अलग हैं, जीआई के पवेलियंस अलग हैं। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे प्रदेश के एक एक व्यक्ति यहाँ उपस्थित है। एक ग्रामीण हाट, प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ दिल के गहराइयों से। एक एक समय एक एक किसान और एक एक हस्तशिल्प व्यक्ति के साथ उन्होंने बिताया, उनका उत्साहवर्धन किया। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि अत्यधिक रूप से वो जरूर आप लोग खरीदें ताकि उनका उत्साहवर्धन भी हम लोग इस दिल्ली के माटी से हम लोग कर पाएं। हमारी मृदु शक्ति पूर्ण रूप से उजागर हो, यही हमारी कामना है। हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों की प्रतिभा विश्व के मानचित्र पर हम लोग ले पाएं, सांस्कृतिक, कला, संगीत की विविधता अंतर्राष्ट्रीय जगत पर ले जाएं। और इसी के साथ मैं प्रधानमंत्री जी को अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। इनके व्यस्तवन समय में से समय निकालकर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। तो आइए हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों की अनोखी संस्कृति का हम आनंद लें, हमारे कारीगर और उद्यमी से हम मिलें, हमारे पूर्वोत्तर की जीवंतता को करीब से महसूस करें और हमारे गेटवे ऑफ साउथ ईस्ट एशिया के विकास यात्रा में भागीदार बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे कृपया मंच पर ही रुकेंगे। आभार उनके स्वागत संबोधन के लिए। और देवी सज्जनों, पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए अष्टलक्ष्मी की पहचान माननीय प्रधानमंत्री महोदय के चिंतन से ही उपजी अवधारणा है, जो पूर्वोत्तर को विकसित भारत की यात्रा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। मैं विकसित भारत के शिल्पी माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आने की कृपा करें। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ मंच पर उनका अभिनंदन वंदन हो। और साथ ही डोनर मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांतो मजुमदार जी से भी निवेदन है कि वो भी इस अवसर पर मंच पर आएंगे। ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जिनकी परिकल्पना, जिनकी अवधारणा इस रूप में साकार हो रही है, आज वे स्वयं यहाँ उसका उद्घाटन करने के लिए पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और डॉक्टर सुकांतो मजुमदार जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एरी सिल्क का स्टॉल भेंट कर उनका इस अवसर पर देवियों सज्जनों स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें ऐसी विभूति का जिनके चिंतन में पूर्वोत्तर की इतनी विशेष जगह है। करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से होगी। मंत्रीगण से पुनः निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अष्टलक्ष्मी गिफ्ट की एक बास्केट भी भेंट करें। देवी सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बास्केट में पूर्वोत्तर के ऐसे स्वदेशी उत्पाद शामिल हैं जो दुनिया में केवल नॉर्थ ईस्ट में ही मिलते हैं। अरुणाचल के चाहे ड्राई फ्लावर्स हों, मणिपुर के लॉन्गफी पॉटरी हो, मेघालय के ग्रीन बैम्बू हो और प्रा हो, मिजोरम की केन बास्केट, ऐसे उत्पाद हैं। नागालैंड का कॉन्याक वुडक्राफ्ट, सिक्किम का वुडन बाउल, त्रिपुरा का बैम्बू कोस्टर्स, इस तरह के उत्पाद इसमें शामिल हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनकी मेरी माटी मेरा देश का विजन और एक पेड़ माँ के नाम ऐसी बहुत ही भावनात्मक पहल हम सबको
बहुत ही प्रेरित करती है। और इस सब ने देश के साथ साथ, देश की माटी के साथ साथ, माँ के साथ हमारे रिश्तों को बहुत प्रगाढ़ता दी है। आज पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के बच्चे आपके सामने इस मंच पर अपने अपने प्रदेश की माटी को एक साथ मिलाकर और उसमें पीपल का पौधा रोपकर उसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं। देवियों सज्जनों, ये अष्टलक्ष्मी वृक्ष है। करतल ध्वनि की गूंज पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ जरूर होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की संवेदनाएं और उनका विजन अद्भुत है, अनुपम है। हम सबको सदैव इससे प्रेरणा मिलती है। पूर्वोत्तर के हर प्रदेश की माटी इस मिट्टी के पात्र में है और इसमें पीपल का वृक्ष है जो अष्टलक्ष्मी वृक्ष के रूप में पहचाना गया है और पहचाना जाएगा। देवियों सज्जनों, भारत सरकार के डाक विभाग ने पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव को समर्पित एक स्मारक डाक टिकट भी तैयार किया है, जिसका विमोचन प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से होगा। माननीय मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से निवेदन है, जो इस स्मारक डाक टिकट की प्रथम एल्बम है, उसकी प्रति माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करें उसके विमोचन के लिए। पूर्वोत्तर की विविधता से भरी संस्कृति के अनेक रंगों को समाहित करते हुए ये स्मारक डाक टिकट तैयार किया गया है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव को समर्पित ये डाक टिकट। और अब हमारे अष्टलक्ष्मी की पहचान बनने वाली मैस्कट का विमोचन माननीय प्रधानमंत्री महोदय कर रहे हैं। और इस मैस्कट का नाम है पूर्वी, जो पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की वेशभूषा, आभूषण और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। और मिजोरम के 8 वर्षीय एस्थर ये मैस्कट माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर रही हैं। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। और साथ ही ये अवसर है जब आपकी करतल ध्वनि के साथ हम उनसे विनती करें, प्रार्थना करें, हम सबके प्रेरणापुंज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से उनके संबोधन के लिए। असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिश्व शर्मा जी, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा जी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा जी, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेमसिंह तमांग जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सुकांता मजूमदार जी, अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, मिजोरम और नागालैंड की सरकार के मंत्रीगण, अन्य जनप्रतिनिधि, नॉर्थ ईस्ट से आए सभी भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, साथियों, आज संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब का बनाया संविधान के 75 वर्ष के अनुभव हर देशवासी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। साथियों, हमारा ये भारत मंडपम बीते 2 वर्षों में अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का साक्षी रहा है। यहाँ हमने G20 का इतना बड़ा
और सफल आयोजन देखा, लेकिन आज का आयोजन और भी विशेष है। आज दिल्ली पूर्वोत्तरमय हो गई है। पूर्वोत्तर के विविधता भरे रंग आज राजधानी में एक सुंदर सा इंद्रधनुष बना रहे हैं। आज हम यहां पर पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आने वाले 3 दिन तक ये महोत्सव हमारे नॉर्थ ईस्ट का सामर्थ्य पूरे देश को दिखाएगा, पूरे विश्व को दिखाएगा। यहाँ व्यापार कारोबार से जुड़े समझौते होंगे, नॉर्थ ईस्ट के उत्पादों से दुनिया परिचित होगी, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर, वहाँ की कुजीन आकर्षण का केंद्र होगा। नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे अचीवर्स हैं, जिनमें से अनेक पद्म पुरस्कार विजेता यहाँ मौजूद हैं, इन सभी की प्रेरणा के रंग बिखरेंगे। ये पहला और अनोखा आयोजन है जब इतने बड़े स्तर पर नॉर्थ ईस्ट में निवेश के द्वार खुल रहे हैं। ये नॉर्थ ईस्ट के किसानों, कारीगरों, शिल्पकारों के साथ साथ दुनिया भर के निवेशकों के लिए भी एक बेहतरीन अवसर है। नॉर्थ ईस्ट का पोटेंशियल क्या है, ये हम यहाँ जो प्रदर्शनी लगी है, यहाँ जो हाट बाजार में भी अगर जाएंगे तो हम अनुभव कर सकते हैं उसकी विविधता, उसके सामर्थ्य को। मैं अष्टलक्ष्मी महोत्सव के आयोजकों को, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के निवासियों को, यहाँ आए सभी निवेशकों को, यहाँ आने वाले सभी अतिथियों को बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, बीते 100-200 साल के कालखंड को देखें तो हमने पश्चिम की दुनिया का, वेस्टर्न वर्ल्ड का एक उभार देखा। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हर स्तर पर दुनिया में पश्चिमी क्षेत्र की एक छाप रही है और संयोग से भारत में भी हमने देखा है कि जो हमारा देश को अगर हम देखें नक्शा पूरा, तो पश्चिमी क्षेत्र ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में बड़ी भूमिका निभाई है। इस वेस्ट सेंट्रिक कालखंड के बाद अब कहा जाता है कि 21वीं सदी ईस्ट की है, एशिया की है, पूर्व की है, भारत की है। ऐसे में मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि भारत में भी आने वाला समय पूर्वी भारत का है, हमारे पूर्वोत्तर का है। बीते दशकों में हमने मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद ऐसे बड़े शहरों को उभरते देखा है। आने वाले दशकों में हम गुवाहाटी, अगरतला, इम्फाल, ईटानगर, गंगटोक, कोहिमा, शिलोंग और आइजोल जैसे शहरों का नया सामर्थ्य देखने वाले हैं।
और उसमें अष्टलक्ष्मी जैसे इन आयोजनों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, हमारी परंपरा में मां लक्ष्मी को सुख, आरोग्य और समृद्धि की देवी कहा जाता है। जब भी लक्ष्मी जी की पूजा होती है तो हम उनके 8 रूपों को पूजते हैं। आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। इसी तरह भारत के पूर्वोत्तर में 8 राज्यों की अष्टलक्ष्मी विराजमान है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट के इन 8 राज्यों में अष्टलक्ष्मी के दर्शन होते हैं। अब जैसे पहला रूप है आदि लक्ष्मी। हमारे नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य में आदि संस्कृति का सशक्त विस्तार है। नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य में अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति का उत्सव मनाया जाता है। मेघालय का चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, नागालैंड का हार्नबिल फेस्टिवल, अरुणाचल का ऑरेंज फेस्टिवल, मिजोरम का चपचार कूट फेस्टिवल, असम का बिहू, मणिपुरी नृत्य, कितना कुछ है नॉर्थ ईस्ट में। साथियों, दूसरी लक्ष्मी धन लक्ष्मी, यानी प्राकृतिक संसाधन का भी नॉर्थ ईस्ट पर भरपूर आशीर्वाद है। आप भी जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट में खनिज, तेल, चाय के बागान और बायोडायवर्सिटी का अद्भुत संगम है। वहां रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। धन लक्ष्मी का ये आशीर्वाद पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए वरदान है। साथियों, तीसरी लक्ष्मी धान्य लक्ष्मी की भी नॉर्थ ईस्ट पर भरपूर कृपा है। हमारा नॉर्थ ईस्ट नेचुरल फार्मिंग के लिए, जैविक खेती के लिए, मिलेट्स के लिए प्रसिद्ध है। हमें गर्व है कि सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है। नॉर्थ ईस्ट में पैदा होने वाले चावल, बांस, मसाले और औषधीय पौधे वहां कृषि की शक्ति को दिखाते हैं। आज का भारत दुनिया को हेल्दी लाइफस्टाइल से जुड़े हुए, न्यूट्रिशन से जुड़े हुए जो सॉल्यूशन देना चाहता है, उसमें नॉर्थ ईस्ट की बड़ी भूमिका है। साथियों, अष्टलक्ष्मी की चौथी लक्ष्मी है गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी कमल पर विराजमान है और उनके आसपास हाथी है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में विशाल जंगल है। काजीरंगा, मानस मेहाओ जैसे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वहां अद्भुत गुफाएं हैं, आकर्षक झीलें हैं। गजलक्ष्मी का आशीर्वाद नॉर्थ ईस्ट को दुनिया का सबसे शानदार टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने का सामर्थ्य रखता है। साथियों, पांचवी लक्ष्मी है संतान लक्ष्मी, यानी उत्पादकता की, क्रिएटिविटी की प्रतीक। नॉर्थ ईस्ट क्रिएटिविटी के लिए, स्किल के लिए जाना जाता है। जो लोग यहां एग्जीबिशन में जाएंगे, हाट बाजार में जाएंगे, उन्हें नॉर्थ ईस्ट की क्रिएटिविटी दिखेगी। हैंडलूम्स का, हैंडीक्राफ्ट्स का ये हुनर सबका दिल जीत लेता है। असम का मूगा सिल्क, मणिपुर का मोइरंगा फी, वांगखेई फी, नागालैंड की चाखेसांग शॉल, ऐसे दर्जनों जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं
जो नॉर्थ ईस्ट की क्राफ्ट को, क्रिएटिविटी को दिखाते हैं। साथियों, अष्टलक्ष्मी की छठी लक्ष्मी है वीर लक्ष्मी। वीर लक्ष्मी यानी साहस और शक्ति का संगम। नॉर्थ ईस्ट नारी शक्ति के सामर्थ्य का प्रतीक है। मणिपुर का नुपी लान आंदोलन महिला शक्ति का उदाहरण है। नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं ने कैसे गुलामी के विरुद्ध बिगुल फूंका था, यह हमेशा भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज रहेगा। रानी गाइडिनल्यू, कनकलता बरुआ, रानी इंदिरा देवी, लल्लू रोपली यानी लोक गाथाओं से लेकर हमारी आजादी की लड़ाई तक नॉर्थ ईस्ट की नारी शक्ति ने पूरे देश को प्रेरणा दी है। आज भी इस परंपरा को नॉर्थ ईस्ट की हमारी बेटियां समृद्ध कर रही हैं। यहां आने से पहले मैं जिन स्टॉल्स में गया, वहां भी अधिकतर महिलाएं ही थी। नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं की इस उद्यमशीलता ने इसे पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक ऐसी मजबूती मिलती है जिसका कोई मुकाबला नहीं। साथियों, अष्टलक्ष्मी की सातवीं लक्ष्मी है जय लक्ष्मी, यानी ये यश और कीर्ति देने वाली है। आज पूरे विश्व में भारत प्रति जो उम्मीदें हैं, उसमें हमारे नॉर्थ ईस्ट की अहम भूमिका है। आज जब भारत अपने कल्चर, अपने ट्रेड की ग्लोबल कनेक्टिविटी पर फोकस कर रहा है, तब नॉर्थ ईस्ट भारत को साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के असीम अवसरों से जोड़ता है। साथियों, अष्टलक्ष्मी की आठवीं लक्ष्मी है विद्या लक्ष्मी, यानी ज्ञान और शिक्षा। आधुनिक भारत के निर्माण में शिक्षा के जितने भी बड़े केंद्र हैं, उनमें से अनेक नॉर्थ ईस्ट में है। आईआईटी गुवाहाटी, एनआईटी सिलचर, एनआईटी मेघालय, एनआईटी अगरतला और आईआईएम शिलोंग, ऐसे अनेक बड़े एजुकेशन सेंटर नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट को अपना पहला एम्स मिल चुका है। देश की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मणिपुर में ही बन रही है। मैरी कॉम, वाईचुंग भूटिया, मीराबाई चानू, लवलीना, सरिता देवी, ऐसे कितने ही स्पोर्ट्स पर्सन नॉर्थ ईस्ट ने देश को दिए हैं। आज नॉर्थ ईस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टार्टअप्स, सर्विस सेंटर्स और सेमीकंडक्टर जैसे उद्योगों में भी आगे आने लगा है। इनमें हजारों नौजवान काम कर रहे हैं, यानी विद्या लक्ष्मी के रूप में ये रीजन युवाओं के लिए शिक्षा और कौशल का बड़ा केंद्र बन रहा है। साथियों, अष्टलक्ष्मी महोत्सव नॉर्थ ईस्ट के बेहतर भविष्य का उत्सव है। ये विकास के नूतन सूर्योदय का उत्सव है, जो विकसित भारत के मिशन को गति देने वाला है। आज नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए इतना उत्साह है। बीते एक दशक में हम सब ने नॉर्थ ईस्ट रीजन के विकास की एक अद्भुत यात्रा देखी है, लेकिन यहां तक पहुंचना सरल नहीं था। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भारत की ग्रोथ स्टोरी के रूप साथ जोड़ने के लिए हमने हर संभव कदम उठाए हैं। लंबे समय तक हमने देखा है कि विकास को भी कैसे वोटों की संख्या से तोला गया। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के पास वोट कम थे, सीटें कम थी, इसलिए पहले की सरकारों द्वारा वहां के विकास पर भी ध्यान नहीं दिया गया। ये अटल जी की सरकार थी जिसने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए पहली बार अलग मंत्रालय बनाया। साथियों, बीते दशक में हमने मन से प्रयास किया कि दिल्ली और दिल, इससे दूरी का जो भाव है वो कम होना चाहिए।
केंद्र सरकार के मंत्री 700 से अधिक बार नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में गए हैं, लोगों के साथ वहां लंबा समय गुजारा है। इससे सरकार का नॉर्थ ईस्ट के साथ, उसके विकास के साथ एक इमोशनल कनेक्ट भी बना है। इससे वहां के विकास को अद्भुत गति मिली है। मैं एक आंकड़ा देता हूं, नॉर्थ ईस्ट के विकास को गति देने के लिए 90 के दशक में एक पॉलिसी बनाई गई थी। इसके तहत केंद्र सरकार के 50 से ज्यादा मंत्रालयों को अपने बजट का 10% नॉर्थ ईस्ट में निवेश करना पड़ता था। इस नीति के बनने के बाद से लेकर साल 2014 तक जितना बजट नॉर्थ ईस्ट को मिला है, उससे कहीं अधिक हमने सिर्फ बीते 10 सालों में दिया है। बीते दशक में एक स्कीम के तहत ही 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक नॉर्थ ईस्ट में खर्च किया गया है। ये नॉर्थ ईस्ट को लेकर वर्तमान सरकार की प्राथमिकता दिखाता है। साथियों, इस स्कीम के अलावा भी हमने कई बड़ी स्पेशल योजनाएं नॉर्थ ईस्ट के लिए शुरू की है। पीएम डिवाइन, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम और नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड। इन स्कीम से रोजगार के अनेक नए अवसर बने हैं। हमने नॉर्थ ईस्ट के इंडस्ट्रियल पोटेंशियल को बढ़ावा देने के लिए उन्नति स्कीम भी शुरू की है। नए उद्योगों के लिए बेहतर माहौल बनेगा तो नए रोजगार भी बनेंगे। अब जैसे सेमीकंडक्टर का सेक्टर भारत के लिए भी नया है, इस नए सेक्टर को गति देने के लिए भी हमने नॉर्थ ईस्ट को, असम को चुना है। नॉर्थ ईस्ट में जब इस प्रकार की नई इंडस्ट्री लगेगी तो देश और दुनिया के निवेशक वहां नई संभावनाएं तलाशेंगे। साथियों, नॉर्थ ईस्ट को हम इमोशन, इकोनॉमी और इकोलॉजी, इस त्रिवेणी से जोड़ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट से हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बना रहे, बल्कि भविष्य की एक सशक्त नींव तैयार कर रहे हैं। बीते दशकों में नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी चुनौती रही थी कनेक्टिविटी। दूर सुदूर के शहरों में पहुंचने के लिए कई कई दिन और हफ्ते लग जाते थे। हालत ये थी कि ट्रेन की सुविधा तक कई राज्यों में नहीं थी। इसलिए 2014 के बाद हमारी सरकार ने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया। इससे नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी और लोगों के जीवन की क्वालिटी दोनों में जबरदस्त सुधार हुआ। हमने प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन को भी तेज किया। कई वर्षों से चल रहे प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए। आप बोगीबील ब्रिज का ही उदाहरण लीजिए। कई सालों से लटके इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से पहले धेमाजी से डिब्रूगढ़ तक की यात्रा में पूरा 1 दिन लगता था। आज 1 आधे घंटे में ही ये सफर पूरा हो जाता है। ऐसे कई उदाहरण मैं दे सकता हूं। साथियों, बीते 10 सालों में करीब 5000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे, वो प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल हो, भारत म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे हो, नागालैंड मणिपुर और मिजोरम में बॉर्डर रोड्स हो, इससे एक सशक्त रोड कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है। पिछले साल G20 के दौरान भारत ने आईमेक का विजन दुनिया के सामने रखा है। आईमेक यानी भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। साथियों, नॉर्थ ईस्ट की रेल कनेक्टिविटी में कई गुना वृद्धि हुई है।
अब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की सभी राजधानियों को रेल से कनेक्ट करने का काम पूरा होने वाला है। नॉर्थ ईस्ट में पहली वंदे भारत ट्रेन भी चलने लगी है। बीते 10 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट्स और फ्लाइट्स की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों पर वाटरवे बनाने का काम चल रहा है। सबरूम लैंड पोर्ट से भी वाटर कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। साथियों, मोबाइल और गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी को लेकर भी तेज गति से काम हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य को नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड से जोड़ा जा रहा है। वहां 1600 किलोमीटर से अधिक लंबी गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी हमारा जोर है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 2600 से अधिक मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। 13,000 किलोमीटर से अधिक का ऑप्टिकल फाइबर नॉर्थ ईस्ट में बिछाया गया है। मुझे खुशी है कि नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों तक 5G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। साथियों, नॉर्थ ईस्ट में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अभूतपूर्व काम हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मेडिकल कॉलेज का काफी विस्तार हुआ है। कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए भी अब वहीं पर आधुनिक सुविधाएं बन रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत नॉर्थ ईस्ट के लाखों मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। चुनाव के समय मैंने आपको गारंटी दी थी कि 70 वर्ष की आयु के ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिलेगा। आयुष्मान वय वंदना कार्ड से सरकार ने अपनी ये गारंटी भी पूरी कर दी है। साथियों, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के अलावा हमने वहाँ के ट्रेडिशन, टेक्सटाइल और टूरिज्म पर भी बल दिया है। इसका फायदा ये हुआ कि देशवासी अब नॉर्थ ईस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं। बीते दशक में नॉर्थ ईस्ट जाने वाले पर्यटकों की संख्या भी करीब करीब दोगुनी हो चुकी है। निवेश और पर्यटन बढ़ने से वहां नए बिजनेस बने हैं, नए अवसर बने हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से इंटीग्रेशन, कनेक्टिविटी से क्लोजनेस, इकोनॉमिक से इमोशनल, इस पूरी यात्रा ने नॉर्थ ईस्ट के विकास को, अष्टलक्ष्मी के विकास को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। साथियों, आज भारत सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता अष्टलक्ष्मी राज्य के युवा है। नॉर्थ ईस्ट का नौजवान हमेशा से विकास चाहता है। बीते 10 वर्षों से नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य में स्थायी शांति के प्रति एक अभूतपूर्व जन समर्थन दिख रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों से हजारों नौजवानों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है और विकास का नया रास्ता अपनाया है। बीते दशक में नॉर्थ ईस्ट में अनेक ऐतिहासिक शांति समझौते हुए हैं। राज्यों के बीच भी जो सीमा विवाद थे, उनमें भी काफी सौहार्दपूर्ण ढंग से प्रगति हुई है। इससे नॉर्थ ईस्ट में हिंसा के मामलों में बहुत कमी आई है। अनेक जिलों में से आसपा को हटाया जा चुका है। हमें मिलकर अष्टलक्ष्मी का नया भविष्य लिखना है और इसके लिए सरकार हर कदम उठा रही है। साथियों, हम सभी की ये आकांक्षा है कि नॉर्थ ईस्ट के प्रोडक्ट्स दुनिया के हर बाजार तक पहुंचने चाहिए। इसलिए हर जिले के प्रोडक्ट्स को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान के तहत प्रमोट किया जा रहा है।
नॉर्थ ईस्ट के अनेक उत्पादों को हम यहां लगी प्रदर्शनियों में, ग्रामीण हाट बाजार में देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। मैं नॉर्थ ईस्ट के प्रोडक्ट्स के लिए वोकल फॉर लोकल के मंत्र को बढ़ावा देता हूं। मेरा प्रयास रहता है वहां के उत्पादों को अपने विदेशी मेहमानों को भेंट करूं। इससे आपकी इस अद्भुत कला, आपके क्राफ्ट को इंटरनेशनल स्तर पर पहचान मिलती है। मैं देशवासियों से, दिल्ली वासियों से भी आग्रह करूंगा कि नॉर्थ ईस्ट के प्रोडक्ट्स को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। साथियों, आज मैं आप सभी को, वैसे कितने कुछ सालों से लगातार हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन वहां जरूर जाते हैं। आपको पता है गुजरात के पोरबंदर में, पोरबंदर के पास माधवपुर, वहाँ एक मेला होता है। उस माधवपुर मेले का मैं अग्रिम निमंत्रण देता हूँ। माधवपुर मेला भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी के विवाह का उत्सव है, और देवी रुक्मणी तो नॉर्थ ईस्ट की ही बेटी है। मैं पूर्वोत्तर के अपने सभी परिवारजनों को अगले वर्ष होने वाले मार्च अप्रैल में होता है रामनवमी के साथ, उस मेले में शामिल होने का भी आग्रह करूंगा। और मैं चाहूंगा उस समय भी ऐसा ही एक हाट गुजरात में लगाया जाए, ताकि वहां भी बहुत बड़ा मार्केट मिले और हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन जो चीजें बनाते हैं उनको कमाई भी हो। भगवान कृष्ण और अष्टलक्ष्मी के आशीर्वाद से हम जरूर नॉर्थ ईस्ट को 21वीं सदी में विकास का एक नया प्रतिमान स्थापित करते हुए देखेंगे। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं इसको बड़ी सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उनके इस प्रेरक उद्बोधन के लिए, और साथ ही आभार इस पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव के उद्घाटन के लिए भी। देवियों सज्जनों, 3 दिन का यह आयोजन पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी 8 राज्यों की समृद्धि की संभावनाओं को उजागर करेगा देश और दुनिया के सामने, और साथ ही वहाँ के पहरावा, वहाँ के आभूषण, वहाँ के गीत संगीत और नृत्य और वहाँ के शिल्प और हथकरघा की कलात्मक कृतियाँ, जितना कुछ है उसमें से अधिकांशतः आपको इस अष्टलक्ष्मी महोत्सव में देखने और सुनने को मिलेगा। आप जरूर उस प्रदर्शनी का हिस्सा बने। बहुत बहुत आभार इस परिकल्पना के लिए प्रधानमंत्री महोदय का, और साथ ही आभार इस अवसर पर जिनकी गर्मामयी उपस्थिति रही है। ये सीधा प्रसारण आप देख रहे थे।